जीएसटी पोर्टल पर आपका नया आईएमएस डैशबोर्ड जल्दी ही एक्टिव होने वाला है अक्टूबर मंथ में। इसीलिए आपको प्रिपेयर करने के लिए जीएसटी पोर्टल भी आपके सभी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज को आंसर कर रहा है। अभी लेटेस्ट ही हमें बताया गया था कैसे आप ये आईएमएस डैशबोर्ड देख पाएंगे। आपको अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में रिटर्न्स में आना होगा, तो यहाँ पे दिखेगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको ये दो टैब्स दिखाई देंगे, इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज। यानी कि एज रिसिपेंट आपकी परचेजेस के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, और एज सप्लायर आपकी सेल के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगी। तो जैसे ही आपने किसी से जब परचेज करी होगी और वो पर्सन अपनी GSTR 1 या IFF में डेटा डालना स्टार्ट करेगा, आपको इसके अंदर वो चीज़ें दिखाई देंगी, वो इनवॉइसेस दिखाई देंगे। आप उन पे 3 एक्शन ले पाएंगे, एक्सेप्ट करने का, पेंडिंग करने का एंड रिजेक्ट कर देने का। ठीक है, और अगर आप कोई भी एक्शन इस पर नहीं लेंगे, ये ऑप्शनल है आपके लिए, तो आपके जितने भी इनवॉइस आईएमएस डैशबोर्ड पे आएंगे वो एज इट इज़ 2B में एक्सेप्टेड मानकर चले जाएंगे, और फिर 2B से जैसे 3B में ऑटो पॉपुलेट होते हैं वो हो जाएगा। और सप्लायर के पास ये क्या होगा, अगर कोई परचेज़र जो उसका रिसिपेंट है वो उस पर कोई एक्शन लेगा रिजेक्ट करने का, पेंडिंग करने का, तो उसको वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसके अलावा भी पर्सन्स की बहुत सारी क्वेरीज थी। इसको मैंने ऑलरेडी आपको एक डिटेल वीडियो में समझा दिया था कि किस तरह से आप इसको देख पाएंगे, कैसे आप इसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग कर पाएंगे, कब आपको एक्सेप्ट करना है, कब रिजेक्ट करना है, कब पेंडिंग करना है। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उसको ज़रूर देख लें। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जीएसटी पोर्टल ने अब हमारे साथ 34 क्वेश्चन आंसर्स शेयर करे हैं, जिसमें आपकी बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व करी गई हैं। इन 34 क्वेश्चंस में से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करे हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। आप हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com पर आएंगे तो आपको हमारे बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। ऊपर टैब्स हैं कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के, अपने हिसाब से आप पिक करें। और हम डेली टेक्स्ट अपडेट्स के सेक्शन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, आप फ्री में ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। तो चलिए अब 1 बाय 1 मैं आपके साथ FAQ डिस्कस कर रही हूँ। IMS क्या है वो आपको पता चल गया। दिस इज़ अ फैसिलिटी जो GST जब 2017 में आया था ना, ये फैसिलिटी तब आनी थी ये फैसिलिटी, बट आई कब है, आफ्टर 7 ईयर्स 2024 में। और ये आपको कहाँ मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कब अवेलेबल होगा, तो अक्टूबर में ही आ रहा है, पर फर्स्ट मंथ ये आपको 14 अक्टूबर से एक्शन लेने के लिए अवेलेबल होगा। इस 14 अक्टूबर से आप एक्शन ले पाओगे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग करने का, क्योंकि आपकी 2B जनरेट होती है 14 को, उसी डेट से ये भी आपके सामने अवेलेबल होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कोई ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं IMS में जिन पर हम एक्शन नहीं ले पाए? यस, IMS में 2 तरह के इनवॉइस है जिन पर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, प्लेस ऑफ सप्लाई रूल की वजह से जो इनवॉइस है, और सेक्शन 16(4) की कंडीशन की वजह से। यानी सेक्शन 16(4) की कंडीशन है कि नेक्स्ट ईयर 30 नवंबर तक आप एक फाइनेंशियल ईयर के इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। तो जिनके लिए टाइम लिमिट ही एक्सपायर हो जाए वो इनवॉइसेस आपके IMS में एलिजिबल नहीं होंगे एक्शन के लिए, और जिन पर प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल की वजह से वो आपके लिए एलिजिबल नहीं ITC लेने के लिए। जैसे आप रजिस्टर्ड है दिल्ली में, ठीक है, और आपने स्टे किया जयपुर के एक होटल में, उसने CGST SGST लगा के आपको इनवॉइस दिया, तो उस केस में आप प्लेस ऑफ सप्लाई रूल की वजह से ITC नहीं ले सकते। तो ये इनवॉइसेस आपको अपीयर नहीं होंगे आपके IMS डैशबोर्ड में। Otherwise, all the saved or filed original invoice या records and their amendments by the supplier through GSTR 1, 1A, IFF वो अवेलेबल होंगे रिसिपेंट के लिए for taking actions in the IMS। इसके अलावा भी कुछ लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाउ अब जो कंप्लीट लिस्ट है कौन कौन से इनवॉइसेस आपको IMS में नहीं दिखेंगे, वो हैं ऐसे डॉक्यूमेंट जो फ्लो हो रहे हैं GSTR 5 के थ्रू, जो NRTP की रिटर्न है वो नहीं आएंगे, जो ISD की रिटर्न है GSTR 6 वो नहीं आएंगे, ISD है, ISD। आइस गेट डॉक्यूमेंट्स RCM के भी रिकॉर्ड्स इसमें नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना, चाहे रजिस्टर्ड पर्सन है जिससे आपने परचेज करी है या अनरजिस्टर्ड। और प्लेस ऑफ सप्लाई और सेक्शन 16(4) वाले कंडीशन के, और रूल 37 कैपिटल A की वजह से जो आपने ITC रिवर्स करने हैं वो भी आपके IMS में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये इनवॉइसेस डायरेक्टली आपकी 2B में चले जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इनवॉइसेस पर एक्शन ले लेंगे एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, तो होगा क्या?
ये आंसर किया गया है। जितने भी एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड रिकॉर्ड होंगे एक पर्टिकुलर 2B पीरियड के, वो रिमूव हो जाएंगे आपके IMS से। तो IMS में 3 रिकॉर्ड हैं, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग। जैसे आप किसी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेंगे वो IMS से डिलीट हो जाएगा, जैसे ही रिजेक्ट कर लेंगे वो भी IMS से डिलीट हो जाएगा। पर अगर आप उसको पेंडिंग छोड़ देंगे तो वो आपके IMS में ही स्टे करेगा जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, जब तक उसका टाइम लिमिट सेक्शन 16(4) का एक्सपायर नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, IMS फंक्शनैलिटी किस किस के लिए आई है ये आप जान लीजिए। सभी नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए, फिर चाहे वो मंथली ऑप्ट किए हुए हैं रिटर्न की फ्रीक्वेंसी या क्वार्टरली, इंक्लूडिंग SCZ यूनिट या डेवलपर्स। कैजुअल टैक्स पेयर्स के लिए भी अवेलेबल होगी ये फंक्शनैलिटी, तो बस इन्हीं के लिए होगी, इनके अलावा किसी के लिए भी IMS फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक्शंस कौन से हैं? ये 3 जो मैंने आपको बताया है। बाय डिफॉल्ट आपके सारे इनवॉइसेस नो एक्शन टैब में होंगे। जैसे जैसे आप एक्शन लेंगे वो उस कैटेगरी में चले जाएंगे, और आप कोई भी एक्शन अगर आप नहीं लोगे तो ये डीम्ड एक्सेप्टेड माने जाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पेंडिंग एक्शन करना है अगर आपको किसी इनवॉइस पर, तो क्या वो किसी भी इनवॉइस पे आप कर सकते हैं? नहीं, इन 4 कैटेगरी पर आप पेंडिंग एक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 1, ओरिजिनल क्रेडिट नोट जो रिसिपेंट ने रिजेक्ट कर दिया है उस पर पेंडिंग एक्शन नहीं लिया जा सकता। नंबर 2, अपवर्ड अमेंडमेंट है अगर क्रेडिट नोट की जो रिजेक्ट किया है रिसिपेंट ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्शन टेकन बाय रिसिपेंट ऑन द ओरिजिनल क्रेडिट नोट। चाहे ओरिजिनल क्रेडिट नोट पे कोई भी एक्शन लिया हो, पर अगर अपवर्ड अमेंडमेंट है क्रेडिट नोट की और वो रिजेक्ट किया है रिसिपेंट ने, तो वो भी पेंडिंग एक्शन उस पर आप नहीं ले पाएंगे। डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपेंट इफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय हिम, एंड डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपेंट वेयर ओरिजिनल इनवॉइस या डेबिट नोट वाज एक्सेप्टेड बाय हिम एंड रिस्पेक्टिव 3B हैज ऑल्सो बीन फिट। तो 4 केसेस में आप पेंडिंग करने का एक्शन नहीं ले पाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मैं एक ही डॉक्यूमेंट पर एक्सेप्ट करने का एक्शन एक बार मैंने ले लिया, क्या मैं उसे फिर बाद में रिजेक्ट कर सकता हूँ? या गलती से मैंने एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो पेंडिंग करना था, क्या मैं ये कर सकता हूँ? यस। जब तक आप अपनी 3B फाइल नहीं कर लेते तब तक आप इन एक्शंस को चेंज कर सकते हो। वहाँ पे रीसेट की ऑप्शन है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। IMS डैशबोर्ड में रीसेट की ऑप्शन है, आप अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है जब तक 3B फाइल नहीं करेंगे। 3B फाइल होने के बाद वो फ्रीज हो जाएगा एक्शन आपका। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड, इफ द सेम रिकॉर्ड इज अमेंडेड बाय द सप्लायर? अगर सप्लायर किसी ओरिजिनल रिकॉर्ड को अमेंड कर दे तो क्या होगा? इफ ओरिजिनल एंड अमेंडेड रिकॉर्ड बिलोंग्स टू 2 डिफरेंट 2B रिटर्न पीरियड। अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड किसी और 2B रिटर्न पीरियड का है और अमेंडेड किसी और 2B रिटर्न पीरियड का है, देन इट इज मैंडेटरी टू टेक एक्शन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड एंड फाइल द रिस्पेक्टिव GSTR 3B बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन अमेंडेड रिकॉर्ड। तो अगर 2 पीरियड्स इन्वॉल्व हैं तो पहले आपको 3B फाइल करनी है ओरिजिनल रिकॉर्ड के लिए, और फिर अमेंडेड रिकॉर्ड पे आप एक्शन लेंगे और GSTR 1 या 1A या IFA फाइल करेंगे। इन केस इफ रिसिपेंट टेक द एक्शन ऑन अमेंडेड रिकॉर्ड फर्स्ट, देन सिस्टम विल नॉट अलाउ टू सेव द एक्शन इन द IMS. In case both the original record and amended record belong to the same period of 2B, the action taken on amended record will be prevail over the action on the original record. तो amended record की ज़्यादा वैल्यू कर दी है ओरिजिनल रिकॉर्ड की बजाय। आपकी 3B की फाइलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 2B आपके अलग अलग पीरियड्स के, तो इसी के हिसाब से आपको देखना है। अगर सप्लायर ने कोई अमेंडमेंट करी है रिकॉर्ड में तो इस अकॉर्डिंग ही आप एक्शन ले पाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम ये एक्शंस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग, ये एक्शन लेने से होगा क्या? तो जैसे ही कोई पर्सन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स बन जाएंगे पार्ट ऑफ द ITC अवेलेबल सेक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव GSTR 2B एंड ITC ऑफ एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स विल बी ऑटो पॉपुलेट इन 3B। तो आपके साथ होता क्या है, जैसे ही कोई पर्सन अपनी GSTR 1 भरता है, वो रिसिपेंट के 2B में डेटा चला जाता है और 2B से उसके 3B में हो जाता है ऑटो पॉपुलेट। अभी भी क्या होगा, एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स के लिए तो सेम यही प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, पर अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है तो ये रिजेक्टेड इनवॉइस ना तो आपकी 2B में जाएगा और ना ही फिर आपकी 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा, क्योंकि आपने रिजेक्ट कर दिया। ये हम रिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। सप्लायर के केस में तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो एज इट इज ही रहेगी, ये इन्होंने हमें इसी
जो है एडवाइजरी के अंदर नीचे फ्लो चार्ट में समझा दें, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और अगर आप किसी रिपोर्ट को पेंडिंग कर देंगे तो वो आपके IMS में रहेगा, 2B और 3B का पार्ट नहीं बनेगा। सच रिकॉर्ड विल रिटेन ऑन IMS डैशबोर्ड टिल द टाइम, जब तक आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर लेते, या फिर जो टाइमलाइन आपकी प्रेस्क्राइब है सेक्शन 16(4) ऑफ द CGST एक्ट। क्लियर है आपको? इन 3 एक्शन से आपकी 2B और 3B पे क्या इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पे बता दिया गया है। ये आपको क्लियर है ना? बहुत जरूरी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड चौथा है, हम कोई भी एक्शन ना लें, क्योंकि IMS ऑप्शनल है, कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड आपके माने जाएंगे, और जैसे आपकी 2B जनरेट होती है और फिर 3B ऑटो पॉपुलेट होती है, वही सेम प्रोसेस फॉलो होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर्ड फॉर 2B जनरेशन? GST 2B के जनरेशन के लिए अब कौन से डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा? ऑल द फाइल्ड एंड एक्सेप्टेड या नो एक्शन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सेप्टेड, यानी कि जो भी फाइल कर दिए गए हैं या एक्सेप्ट कर दिए गए हैं इनवॉइसेस या रिजेक्ट कर दिए गए हैं रिकॉर्ड्स विल बी कंसीडर्ड 2B जनरेशन एज पर द कट ऑफ date of 2B, and saved records unless filed will be considered as no action committed and thus will be flow as the status of record that existed before saving of 2B। तो जैसे ही कोई पर्सन किसी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेगा वो उनके 2B में चले जाएंगे, 2B से 3B में। किसी को रिजेक्ट कर लेगा तो 2B से भी हट जाएंगे और 3B में भी ऑटो पॉपुलेट नहीं होंगे, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये सिर्फ सेव करके ही पर्सन छोड़ देगा, पूरी तरह से IMS को फाइल नहीं करेगा, तो भी वो डीम्ड 2B एक्सेप्टेड माने जाएंगे और आपके 2B एंड 3B में चले जाएंगे। क्लियर है आपको? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने किसी रिकॉर्ड पे एक्शन ले लिया और आपने सेव करके छोड़ दिया और साथ ही आपके सप्लायर ने उसे एडिट या चेंज कर दिया, तो क्या होगा इस केस में? A saved record is edited अगर होगा before filing GST1 by the supplier, the amended record replace हो जाएगा उससे जिस पे आपने एक्शन लिया होगा आपके IMS में, and the action taken on such record by the recipient will be reset। जो भी रिसिपेंट ने उस इनवॉइस पे एक्शन ले रखा होगा वो रीसेट हो जाएगा। Thus the edited record will be available for the recipient for fresh action in the IMS। तो ये चीज़ें अभी आप सिर्फ सुन रहे हैं, जब ये पोर्टल पे लाइव हो जाएगी फंक्शनैलिटी तो आपको पता चलेंगी चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। क्या रिवर्स चार्ज के डॉक्यूमेंट्स जो रिसीव हुए हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ IMS? तो आपको बता ही दिया था मैंने, RCM के इनवॉइसेस आपके IMS के पार्ट नहीं बनेंगे। इंपॉर्टेंट, क्या IMS के पूरे डेटा को एक्सेल में डाउनलोड किया जा सकता है? यस। क्या है ये ड्राफ्ट 2B कंटिन्यू रहेगी, आपकी जनरेट होगी 14th of every month with the same logic as current 2B which will now be considered as draft 2B। This draft will consist of all the accepted and deemed accepted record and rejected records। Here rejected records are for view only and will not flow in the 3B। तो अब आपकी जो 2B है वही उसको मानिए आप आपकी ड्राफ्ट 2B भी है, क्योंकि अगर आपने IMS में एक्शन लिए हैं तो उसके हिसाब से आपकी ये 2B बदल जाएगी। कोई एक्शन नहीं लेंगे तो वही आपकी फाइनल 2B होगी। नाउ इम्पॉर्टेंट, 2A का क्या होगा? 2A आपकी कंटिन्यू रहेगी, जैसे पहले जनरेट होती थी बिल्कुल वैसे ही। Is it mandatory to recompute 2B? If there is any change made by the recipient in the IMS dashboard, तो उनको 2B को अपनी recompute करना पड़ेगा, तभी वो उनके actions जो है उसके हिसाब से 2B चेंज हो पाएगी। This is a very important question, क्वेश्चन नंबर 31। आप सभी को पता है हमारा जो IMS है वो आ रहा है अक्टूबर 2024 से। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जा चुका है 23-24, इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलतियां अभी आप ठीक कर सकते हैं नवंबर 30 तक, 30 नवंबर तक, यानी अक्टूबर की जो रिटर्न आप भरेंगे नवंबर में, उस रिटर्न तक आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ रिसिपेंट रिजेक्ट कर दे द टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट फॉर द सप्लाईज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब क्योंकि IMS आ गया है तो अगर आप अब अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के इनवॉइसेस को GST1 के थ्रू डालोगे और आपका रिसिपेंट अगर उसको रिजेक्ट कर दे which was eligible for 2B of October 24 given the deadline to avail the ITC by 30th November, तो क्या होगा? This is very important question। Taxpayers are advised to reconcile their records before filing their GST1 for October 24 tax period for which the due date is 11th November, and the taxpayers can accept or reject the record on IMS after due verification। The ITC for the rejected record will not flow in the 2B। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पोर्टल को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के इन्वॉइसेस डाल रहे हैं और क्या उसे आपका रिसिपेंट रिजेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। ये आप सभी को देखना है कि आप कैसे अपने इन्वॉइसेस को रिकनसाइल करते हैं और कैसे उनको कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है तो बहुत ही ध्यान से
अगर इस फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड्स आपके IMS में आए तो बहुत ही ध्यान से उस पर एक्शन ले। एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग उन्हें करने से पहले सोच ले। कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार अपने सप्लायर से पहले बात कर ले, क्योंकि पोर्टल तो वैसे ही वर्क करेगा। अगर आप कोई रिकॉर्ड रिजेक्ट कर देंगे, फिर चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है या 24-25 का है, पोर्टल तो उसको आपके 2B में नहीं दिखाएगा और ना ही फिर वो आपके 3B में आएंगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिकंसाइल करके अपने डेटा को एक्शन ले। और ये मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी, IMS डैशबोर्ड अभी अक्टूबर में आएगा, तो आप उसको सिर्फ एक बार चेक करने के लिए कोई भी गड़बड़ ना करें। आपका डेटा करेक्टली आपको पता हो, आपने रिकंसिलेशंस कर लिए हों, आपको लगे कि ये इनवॉइसेस मुझसे रिलेटेड नहीं है, यानी जो आपका रिजेक्ट बटन है ना, रिजेक्ट बटन जो आपके पास आया है, ये आपकी खतरे की घंटी है। इस पर एक्शन लेने से पहले 4 बार सोच लेना, ठीक है। किसी भी इनवॉइस को रिजेक्ट करने से पहले 2-3 बार क्रॉस चेक जरूर करना, मेरी पर्सनल आपको एडवाइस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एक सप्लायर के लिए पूछा जा रहा है, अमेंड कर सकता है किसी फॉरवर्ड चार्ज इनवॉइस को RCM इनवॉइस में, एंड व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन द ITC। तो अगर सप्लायर ऐसा कर दे, यस वो कर सकता है, अमेंड कर सकता है FCM को RCM में, सब्जेक्ट टू टाइमलाइन एज पर द GST लॉ। द सिस्टम शैल रिड्यूस द ITC ऑफ द अमेंडेड FCM इनवॉइस इन केस द सैड इनवॉइस वाज एक्सेप्टेड। तो अगर किसी सप्लायर को लगे कि मैंने कोई इनवॉइस गलती से RCM में दिखा दिया, वो FCM में कवर था, तो ऐसा करने से, चेंज करने से क्या होगा, उसकी लाइबिलिटी तो कम हो जाएगी, फिर वो रिसिपेंट के पास चला जाएगा। रिसिपेंट अगर आप उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो उसके 2B में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिसिपेंट फिर उसका टैक्स पे करेगा। अब फिर से अगला क्वेश्चन सप्लायर के लिए है, कैन द प्लेस ऑफ सप्लाई बी चेंज बाय द सप्लायर इन द GST 1 एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द ITC। येस कर सकता है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई भी चेंज कर सकता है GST 1 में, जो भी टाइमलाइन है। फर्दर इफ द ITC बिकम इनएलिजिबल ड्यू टू चेंज इन प्लेस ऑफ सप्लाई, तो रिसिपेंट को रिवर्स करना होगा ये ITC अपनी टेबल नंबर 4B। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द रिसिपेंट रिजेक्ट द ओरिजिनल क्रेडिट नोट और अपवर्ड अमेंडेड क्रेडिट नोट। अगर रिसिपेंट उसे रिजेक्ट कर दे और फर्निश कर दे 3B, देन कोरेस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी जो है वो ऐड हो जाएगी सप्लायर के लाइबिलिटी ऑफ इन द 3B ऑफ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। नेक्स्ट 3B में सप्लायर की वो ऐड हो जाएगी। तो बहुत ही केयरफुली आपको एक्शंस लेने हैं। एक्सेप्ट करना तो फिर भी चलो कहीं ना कहीं करेक्ट है, रिजेक्ट बटन पर आपने बहुत ही सोच समझ के एक्शन लेना है। रिजेक्शन करने से पहले अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार आप अपने सप्लायर से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजेक्ट बटन आपके लिए आ तो गया है, बट बहुत केयरफुली उसको यूज़ करना, क्योंकि इससे आपके ITC पे भी इम्पैक्ट आएगा और जो आपका सप्लायर है उसकी भी लाइबिलिटी पर इम्पैक्ट आएगा। एडवाइजरी के अंदर आपको एक एनेक्जर दिया है, एनेक्जर ने इम्पैक्ट दिया है ITC एंड लाइबिलिटी ऑफ द सप्लायर अंडर डिफरेंट सिनेरियो। तो एक है रिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्शन अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड पर लिया जाए, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना या पेंडिंग करना, B2B डेबिट नोट या ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के इनवॉइस हैं, तो ITC का जो अमाउंट है रिसिपेंट को फुल अमाउंट एलिजिबल होगा। रिजेक्ट करने के केस में कुछ नहीं मिलेगा, पेंडिंग के केस में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो क्योंकि ओरिजिनल है, अमेंडेड डेटा के लिए ये एक्शंस हैं। और सप्लायर के केस में उनकी लाइबिलिटी एज इट इज़ रहेगी तीनों ही केसेस में, क्योंकि रिजेक्ट आप कर रहे हो दैट मीन्स आपके लिए एलिजिबल नहीं है ITC, उसकी तो लाइबिलिटी सेम रहेगी ना। पेंडिंग कर रहे हो उसकी लाइबिलिटी सिमिलर रहेगी, ठीक है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। B2B अमेंडेड एंड डेबिट नोट इनवॉइसेस के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। तो डेल्टा का मतलब है चेंज्ड फिगर्स, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन B2B अमेंडेड या डेबिट नोट अपवर्ड को एक्सेप्ट करेगा, फुल अमाउंट उसको ITC के लिए एलिजिबल होगा। एक्सेप्ट करने पर चेंज्ड फिगर उनके लिए, अगर अमेंडमेंट होगी तो चेंज फिगर उनके लिए अवेलेबल होंगी और इसके लिए भी चेंज्ड फिगर सप्लायर के लिए अवेलेबल होंगी। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट दिया है, आप इसको रीड करिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह से एक्शन होगा, कहाँ पे चेंज होगी वैल्यूज़, कितना क्या उसका ITC पे इम्पैक्ट होगा, क्या उसका सप्लायर की लाइबिलिटी पर इफेक्ट होगा। ये चीज़ें आपको अभी यहाँ पर एक क्वेश्चनेयर फॉर्म में बताई हैं और एक टेबल फॉर्म में बताई हैं। जैसे जैसे आप इनको प्रैक्टिकली करेंगे IMS को यूज़, तो आपकी सारी क्वेरीज आगे भी रिजॉल्व हो जाएंगी। IMS की डिटेल्ड वीडियो जो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें आपके लिए प्रैक्टिकली मैंने समझाया है कि ये IMS डैशबोर्ड कैसे काम करेगा। पर इस एडवाइजरी ने आपके बहुत सारे क्वेश्चन रिजॉल्व करा दिए, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके मैंने कवर कर दिए हैं। आपको पूरी ये डिटेल्ड एडवाइजरी चाहिए तो ये FAQ है, GST पोर्टल पर आप आएंगे, 22 सितंबर की ये न्यूज़ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन IMS, इससे आपको ये मिल जाएगी। आपने खुद तो देख ही ली है, आप और भी पर्सन्स के साथ इसे ईजिली
इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। नीचे ही शेयर का टैब है। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर दिख रही है। हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें, वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कर दें। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री बहुत ही यूजफुल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। इसके लिए आपको विजिट करना है CAGurujiClasses.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे यही वेब पेज आपको अपीयर होगा। यहाँ पे एक टैब है कोर्सेज का, इसमें आपको क्लिक करने पर हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे। जिन कोर्सेज के लिए ये ब्लैक कलर का थंबनेल है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्स है, और जिन पर येलो कलर का थंबनेल है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज है। आप यहाँ से भी अपने हिसाब से कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स, लाइफ टाइम वैलिडिटी, लिमिटेड वैलिडिटी, MSME, TDS, ट्रेडमार्क और GST 990 सभी कोर्स अवेलेबल है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी कोर्स में रजिस्टर करना चाहें उसको पिक करें। जैसे कि आप मान लीजिए TDS एंड TCS कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा है, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन दिख रही है। आप थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे आपको कोर्स इन्फो दिख रही है, अबाउट द कोर्स। इसमें शो मोर करने पर आपको सारा कोर्स कंटेंट भी दिखाई देगा। इसको आप आराम से पढ़ें और अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए सुटेबल है तो बस आपको इसे ऐड टू कार्ट कर लेना है। जैसे ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लॉगिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। और जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल डाल देना। और जैसे किसी और वेबसाइट पे पेमेंट करते हैं, यहाँ पे दो पेमेंट के ऑप्शन है, CC Avenue एंड फोन पे। तो आप इनको यूज करके यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके कंप्लीट पेमेंट कर दें। तो हमारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे देखने के लिए। फिर आपको इसी वेबसाइट पे यहाँ लॉगिन टैब से लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। एनरोल कोर्सेज में जाकर आपको देखना है। देखने के लिए आपके पास FAQ का जो टैब है ना, इसके अंदर हमने डाली हुई है वीडियोस, हाउ टू जॉइन द कोर्स। यहाँ पे वॉच कर सकते हैं आप वीडियो, एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। ये वीडियोस भी आप जरूर देखिए ना, तो आपको सारा जो प्रोसेस है पता चल जाएगा कि हमारी वेबसाइट पे कोर्सेज को आपने कैसे बाय करने के बाद देखना है। और साथ ही ये कॉम्बो कोर्सेज का भी टैब है जिसमें हमने कोर्सेज के कॉम्बोज बना दिए। बहुत सारे पर्सन सिर्फ एक ही कोर्स नहीं सीखना चाहते, मल्टीपल कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये कॉम्बोज आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और फिर कॉल पर बात कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जो ये नंबर है, और ईमेल पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और कोर्स लेने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर WhatsApp डाल सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो अब मैं फिर से CAGurujiClasses.com के होम पेज पे जा रही हूँ। यहाँ पर भी आपके शॉर्टकट्स हैं, आप देख सकते हैं कोर्सेज के नाम और काफी सारी चीजें यहाँ लिखी आपने डिटेल में पढ़े। मैंने यहाँ पे वीडियो भी ऐड करी है, इसको भी आप पढ़ें। और यहाँ भी हमारे कॉम्बो एंड कोर्सेज के लिए लिंक दिया है, आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। और हमें अदर सोशल मीडिया पे भी जरूर ज्वाइन करें, YouTube, Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp और Twitter, सभी के लिंक यहीं पर दिए हैं। आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी ऐप का लिंक भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।